Now, so I have discussed you about the Indian economy on the eve of independence. So students, on the basis of the first topic, I am going to ask you some revisionary question for 10 to 15 minutes. So look at the questions at your screen. The question will be based on the first chapter. So read carefully and we will discuss with you. You can send your answers in chat box as well as you can also say live in the class. So this is the first chapter. As you know that these are the main content of the first chapter. The first one you can see that small and fragmented land holdings the farmers we were having, outdated technology we were having, dependence on the rainfall, low level of production and productivity, substance farming, and there was a different gap between tillers and the farmers. So this is the basic condition of agriculture, and more than 85% people were engaged in agriculture sector. So on this basis, I'm asking you the questions. So here the question at your screen. Look, the first question is, fixing limits of lands to be owned by an individual is termed as. So The land ceiling. Yes, very good. बिना ऑप्शन दिए जब आंसर बच्चा दे देता है तो बिल्कुल सही माना जाता है, और इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट। आपके पास ऑप्शन भी थे, चकबंदी, कंसोलिडेशन, लैंड सीलिंग एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग। तो बिल्कुल ठीक आंसर हमें पहले ही बच्चे ने बता दिया, बट ऐसे एकदम से नहीं बताना, लेट अदर्स आल्सो थिंक। सो व्हेन फॉर द स्पीकिंग प्लीज रेज योर हैंड्स, देन आई विल अलाउ यू टू स्पीक इन द क्लास। Is it okay to all? The first question is land ceiling. तो land ceiling का मीनिंग होता है कि आप लैंड की मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दो। अगर आपके पास उस लिमिट से ज्यादा लैंड किसी के पास मिलती है तो उस एक्स्ट्रा लैंड को गवर्नमेंट ले लेगी और उसके बदले आपको कंपनसेशन दे देगी। अब गवर्नमेंट उस एक्स्ट्रा लैंड का क्या करेगी? गवर्नमेंट उसको लैंडलेस फार्मर्स को दे देगी फॉर द कल्टीवेशन। So this was implemented to improve the condition of agriculture sector. So yes, the term is land ceiling. Now read question number next. मैंने आपको इसके बहुत अच्छे से आपको तरीके बताए थे लास्ट क्लास में, अजर्सन एंड रीजन वाले टॉपिक। तो बेटे अपनी नोटबुक निकालिए और देखिए कि आपने किस तरह से इनके आंसर्स को डेवलप करना है। Read carefully and tell me the answers from these options. वो चेक सिस्टम याद रखें जो आपको क्लास में बताया गया था कि कैसे चेक करना है। वेरी गुड, आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं, आराम से पढ़िए। हर बच्चा आंसर्स दे पाएगा अगर आप अच्छे से क्लियरली पढ़ेंगे तो। वेरी गुड, मेरे पास अभी तक 8 बच्चों ने जवाब सेंड कर दिए हैं। बट आंसर में आपके पास सिमिलरिटी नहीं आ पा रही बेटे, कभी कुछ आंसर बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं कुछ बच्चे। चलिए मैं आपको एक बार फिर भी पढ़ के बता देता हूं।
और फिर आप देखिएगा कि क्या आपके आंसर में अभी भी कोई चेंज आता है, तो यू आर फ्री टू ऑल्सो चेंज द कॉन्सेप्ट। मैं आप सिर्फ समझा रहा हूं, आंसर नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850 and it is considered as one of their most important contributions। हिंदी में अगर मैं बताना चाहूं तो ब्रिटिशर्स ने 1850 में भारतीय रेलवे को स्थापित किया और ये उनका सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन में से एक है। इसके बाद along with the development of roads and railways, the colonial dispensation also took measures for developing the inland trade and sea lanes। तो उन्होंने जो ये रेलवे कंट्रीब्यूशन दिया था, इसके साथ साथ उन्होंने रेलवे भी बनाया, रोड्स भी बनाए, ताकि इनलैंड ट्रेड और सी लेन्स भी बन सके। तो अब आपको इसमें से क्या लगता है, क्या ये पहला सेंटेंस सही है तो आप एक चेक लगा दें, दूसरा भी सही है तो 2 चेक लगा दें, और अगर आपको लगता है कि ये ऊपर वाले का ही सही एक्सप्लेनेशन है तो आप तीसरा भी चेक लगा दें। ये चेक लगाने का सिस्टम बेटे आपको आता है? तो यस, कुछ बच्चों के बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स मेरे पास आए हैं और इसका आंसर बिल्कुल ठीक बच्चों ने जब जज किया, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, यानी लास्ट का चेक नहीं लग पा रहा है। तो परफेक्ट आंसर बी है। क्यों? क्योंकि आप कहीं से भी आप देखेंगे तो ये जो रेलवे का इंट्रोडक्शन था उसको नीचे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, उसके साथ साथ ये तो इनलैंड ट्रेड भी ले आए, सी लैंड भी ले आए, रोड भी ले आए, तो वो तो पूरे के पूरे डेवलपमेंट सारी चीजें आ गई, केवल रेलवे का एक्सप्लेनेशन इस रीजन से नहीं पता चलता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। सो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क और आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे मैं कई बार कह चुका हूं कि आपको ना ये जो थर्ड वाला जो पॉइंट है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। उसमें बोलता है, देखो क्या लिखा है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो ये जो रीजन है ना, वो उस assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कहां से आपको एक्सप्लेनेशन लग रहा है कि ए आपने पॉइंट बता दिया? वो पॉसिबल नहीं है। एनीवे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ, वेयर, अभी आपको ये तो पता है व्हेन, अब मैंने आपसे इस पे पूछ लिया वेयर। वेयर वाज द फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी एस्टैब्लिश्ड? एंड योर ऑप्शंस आर, इज इट कोलकाता, जमशेदपुर, पटना और रांची? सो सेंड योर आंसर्स इन चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, those who know। Yes, very good, I am getting your correct answers from many students। In fact, the students who send the answers are perfect। अभी तक जिस जिसने भेजा है सभी के आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। यस वेरी गुड। अब बच्चे लगता है गूगल करने लगे। बेटे गूगल से ना पूछो, ज्यादा टाइम देना भी अच्छा नहीं होता कई बार। ओके, एंड करेक्ट आंसर इज जमशेदपुर। तो ये तो हो गया जमशेदपुर। सो भूमि, कैन यू टेल मी व्हेन द फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी एस्टैब्लिश्ड? Sir, in 1907. Yes, very perfectly correct. 1907 was the first and it was in Jamshedpur। Now the next question is, again based on assertion and reason। So I'm giving you some time, 2-3 minutes, read carefully and came to your answer। अब इसमें ऑप्शन पढ़ने की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, फिर भी चलिए हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं।
I want perfect answer from this time from you. Don't be in so hurry in this question. ओके, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दूं, फिर आपके आंसर्स पर हम डिस्कस करेंगे कि आप क्या आंसर तक पहुंचना चाहते हैं। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक आंसर आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन सेज द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ commodity production, trade and tariff pursued by colonial government adversely affect structure and composition of India's foreign trade. तो जो हमारा फॉरेन ट्रेड था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसका स्ट्रक्चर वो अफेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ देयर, क्योंकि उन्होंने हम पर फोर्स कर दिया था कि आप ये क्रॉप प्रोडक्शन करें, इतनी क्वांटिटी में करें, तो जिस वजह से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अफेक्ट हुआ। अब आगे लिखा है India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. An importer of finished consumer goods like cotton, silk, woolen cloths, and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain. Yes, so far both statements are perfect. Now the question arises the third point कि क्या ये बात ऊपर वाली बात पे जुड़ी है? बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्ट का और इंपोर्ट कर रहे हैं मशीनरी का और उनकी फिनिश गुड्स का, तो नेचुरली बेटे आपके एक्सपोर्ट आर लेस देन इंपोर्ट हो जाएंगे। फिर उन्होंने टैरिफ भी लगाए हुए हैं, टैक्सेस लगा दिए, अगर एक्स्ट्रा पैसा कमा भी लिया तो फिर टैक्सेस में चला जाएगा। इसलिए आपका ये वाला स्टेटमेंट उसके ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन का परफेक्टली है। सो आंसर शुड बी ए, जो कि बहुत कम बच्चों ने आंसर ए दिया। ए आंसर मुझे मिला है विनीत का, राजेश का, आयुष बहुगुणा का, 3 बच्चों ने, और महक का भी ए आंसर मिला, राजेश कश्यप का, तो 2-3 बच्चों ने आंसर सही दिए हैं। वेरी गुड। तो बेटा थोड़ा सा डीप लर्निंग की जरूरत है, आप सोचिए आराम से, जल्दबाजी ना किया करो। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन कम से कम आपके टर्म 1 में 10-12 क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लैंड रिफॉर्म्स वर वेरी सक्सेसफुल इन, अब आपको बताने हैं जो हमने लैंड रिफॉर्म्स किए थे बेटे, 4 मैंने लैंड रिफॉर्म्स बताए थे। फर्स्ट था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स, सेकंड था लैंड सीलिंग, थर्ड था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, फोर्थ था आपके पास कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब ये जो लैंड सीलिंग के हमारे लैंड रिफॉर्म्स थे, किन किन स्टेट में सक्सेसफुल रहे थे? सो आइदर देवर पंजाब हरियाणा,
Haryana, Himachal, Kerala, Bengal, and Kerala, Tamil Nadu. So most of the answers you should know, the students. So please mark, send your answers. नो यश कुमार बेटे, आप तो ग्रीन रेवोल्यूशन में पहुंच गए। भूमि बेटा, आप भी ग्रीन रेवोल्यूशन में पहुंच गई। बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड अलग था, लैंड रिफॉर्म अलग है। लैंड रिफॉर्म्स कहां सक्सेसफुल हुए थे? महक का आंसर सही है। विनीत ने दो आंसर भेज दिए। भाई ये तो चीटिंग हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर भी चलो, देर आए दुरुस्त आए, आपका सेकंड ऑप्शन जो बताया वो सही है। विनीत की बात कर रहा हूं मैं। सत्यम नहीं बेटे, आपको नहीं, आपका पूरा ही रॉन्ग है। आदर्श यादव, आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ ऑप्शन लिखते, वो भी हम समझ जाते। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका आदर्श यादव। Okay, fine. So the correct answer is option C, Kerala and West Bengal. These were the two states where land reforms were successful. तो यहाँ के लोगों ने सरकार की बात मानी थी, लैंड सीलिंग भी किया था, कंसोलिडेशन भी किया था, इंटरमीडिएट्स ऑफ वो भी हुआ था, एबोलिशन, ये इसमें हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Don't forget, I am revising the chapter number 1. Now, again, यहां हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1 and 2। उसके बाद ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। क्या ओनली 1 करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट हैं, या दोनों ही इनकरेक्ट है। तो आराम से पढ़िए और पता करिए कि इसमें से 1 और 2 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है या कौन सा दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सही है। महक बेटे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, और बाद में जिन बच्चों ने भेजा है उनके आंसर सही नहीं है। विनीत, सत्यम, राजेश, यश, आप सभी के आंसर्स रॉन्ग हैं। सत्यम का ठीक है, सत्यम का ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। कहता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्संस across different industries and sector showed a dramatic change. क्या आपको लगता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के समय पर जो हमारी वर्किंग पर्संस थे उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया था क्या? कहां से चेंज आया था? सबसे हाईएस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, उसी में रहे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोएस्ट था, उसी में रहे। सर्विस सेक्टर में भी कम थे, वो उतना ही रहा। तो मेजर चेंज तो बिल्कुल नहीं आया, ना ही कोई ड्रामेटिक चेंज आया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बेटे आपकी रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, आपके एनसीईआरटी से ली गई है, तो आपके पास ये परफेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड। तो इसलिए, और फिर जब फर्स्ट गलती हो गया तो नेचुरली आपके पास एक ही ऑप्शन रह गया, ऑप्शन बी। तो परफेक्ट आंसर है
ऑप्शन बी। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम आपको आज नेक्स्ट कराएंगे। तो इसके ऑप्शन बी हो गया। ओके, introduction of the dash show a drain of profit from small farmers to jamidars in Bengal. ऐसा कौन सा सिस्टम था जिसने फार्मर्स के प्रॉफिट को जमींदारों तक पहुंचाने में हेल्प करा दी, स्पेशली बंगाल में? यस, ओके। और वैसे आंसर तो क्वेश्चन में छिपा हुआ है, परफेक्ट आंसर कुछ बच्चों ने मुझे सेंड किया है, एंड वो वर्ड पे ही जाएंगे तो बिल्कुल ठीक है, एंड दैट इज परफेक्टली जमींदारी सिस्टम। ये वो जमींदारी सिस्टम था जिसने हमारे स्पेशली फार्मर्स को पुअर बना दिया था। Okay, now read this and again tell me which one is the perfect answer. तो इसका आंसर तो बेटे आपको आ गया होगा सभी को। आपसे पूछ रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट इसमें से आपको लगता है कि ये जज कर रही है, क्या हमारा सेकंड जो स्टेज था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का वो 1931 के बाद स्टार्ट हुआ था? सो इट इज नॉट। क्या स्टेट था, क्या ईयर था बेटे वो? सर आफ्टर 1921। 1921। तो बेटे फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो गई। फिर ये भी बोल रहा है कि जो हमारा टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया था और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ था इस समय वो वेरी हाई था। क्या हाई था 1921 में? नहीं था, क्योंकि डेथ रेट भी बेटे उस समय हाई थी और बर्थ रेट भी हाई थी। अगर डेथ रेट भी हाई होगी और बर्थ रेट भी हाई होगी तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी बेटे, क्योंकि जितने जन्म लेंगे उसी हिसाब से अगर डेथ भी हो जाएंगी तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। इसलिए परफेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें रॉन्ग है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज रिवीजन सेक्शन। अब हम कंटिन्यू करेंगे इसको फिर कभी।